हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। बच्चों, पहले ये बात समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर सेशन में पूछे गए हैं। थर्मोडायनामिक्स में एक छोटा सा सब सेक्शन आता है हीट ट्रांसफर का, और एक क्वेश्चन उसमें से श्योरली बनता है, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स बेसिक्स पढ़ेंगे, है ना। बच्चों देखिए, इस लेक्चर की कुछ लिमिटेशंस हैं। ये वीडियो जो बनाया जा रहा है ये एज अ क्रैश कोर्स बनाया जा रहा है, तो इसमें बच्चों मैं सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल इन डेप्थ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। अभी जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको डिस्कस करेंगे, है ना। फिर भी आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो को थोड़ा कॉम्पैक्ट और ज़्यादा नॉलेजफुल बना पाऊँ और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँ, टाइम लिमिटेशन होने के बावजूद। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। तो सबसे पहले तो बच्चों, थर्मोडायनामिक्स नाम का मतलब यार बेसिक सी बात है। थर्मो मतलब होता है भाई हीट, एंड डायनामिक्स मतलब होता है ट्रांसफर या फिर मोशन। ट्रांसफर और मोशन मतलब थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में हम हीट के मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब भाई कहाँ से कहाँ के मोशन के बारे में बात करने वाले हैं? इंदौर टू भोपाल? जी नहीं। एक किसी भी कंटेनर को या किसी भी चीज़ को जिसकी स्टडी आप कर रहे हो उसको हम बोलेंगे सिस्टम, और बाकी उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है दैट इज सराउंडिंग। तो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे हीट का ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और उससे रिलेटेड सारे प्रोसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं अपने नीट के एग्जामिनेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए तो जरा हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बहुत डिटेल में। देखिए, शुरुआत में डिस्कस करने के लिए हीट की भाई डेफिनेशन होती है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं चाहता हूं कि हम सीधे पॉइंट पर आ जाएं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जरा समझते हैं कि हम इस चैप्टर में सिस्टम के बारे में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। हीट का ट्रांसफर कैसे और क्यों, किस प्रोसेस में, कब हमें क्यों जरूरत पड़ी भाई हीट के ट्रांसफर की स्टडी करने के लिए। तो जरा समझना बच्चों, मान लीजिए आप प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं, है ना। मान लीजिए आप प्रेशर कुकर में खाना बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपके पास एक बर्तन होता है, ऊपर ये ढक्कन बांध लेते हैं, है ना, और यहाँ पर अंदर भरा हुआ है पानी। आप इसको गर्म करोगे, आप इसको नीचे से आग में गर्म करोगे, तो क्या आपने सिस्टम को कुछ हीट सप्लाई किया, है ना। तो ये देखिए, पहला तो हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुआ भाई? बाहर से, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। समझ आती है बात? तो ये भाई हीट का पहला ट्रांसफर हुआ। अब बताइए क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है कि अंदर जो पानी भरा हुआ है या अंदर जो गैस भरी हुई है वो बिल्कुल गर्म हो जाए, बहुत गर्म हो जाए। तो मुझे बताइए क्या हुआ? जो कंटेनर के अंदर, जो सिस्टम के अंदर जो गैस भरी हुई है उसका टेम्परेचर रेज हो गया। इसका मतलब इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया, है ना। तो भाई हीट मैंने सप्लाई करा, और उस हीट का इस्तेमाल पहली दफा कहाँ हुआ? सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करने में। दूसरा चीज बताइए क्या हो सकता है? सीटी लगा हुआ होता है कुकर के ऊपर, वो सीटी थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है? तो मुझे बताइए उस सीटी को ऊपर उठाने में भी तो कुछ एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि आप इस सिस्टम में हीट के डायनामिक्स को समझिए जरा। हमने हीट किया तो बहुत सारा जो है एनर्जी हमने सराउंडिंग से सिस्टम को दिया, और सिस्टम ने हीट का इस्तेमाल कहाँ किया भाई? अपने सिस्टम का टेम्परेचर रेज करने में और कुछ एक्सटर्नल वर्क करने में, सीटी को ऊपर उठाने में। बात समझ में आती है क्या? तो इस पूरे सिस्टम को हमें स्टडी करना है। अभी प्रेशर कुकर से आते हैं अपन एक कंटेनर पर, है ना। एक सिंपल कंटेनर, यू कैन से एक बीकर हो सकता है वो, है ना, एक पिस्टन हो सकता है भाई। ये देखिए ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है जो मूवेबल, ऐसा आप समझ सकते हैं, इट्स लाइक ढक्कन, है ना। तो इस टाइप से कंटेनर से हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो भाई आप बताओ इस कंटेनर में आप क्या क्या कर सकते हो? आप इस कंटेनर में बहुत कुछ कर सकते हो। इसको आप ठंडा कर सकते हो, उसको आप नीचे से हीट सप्लाई करके गर्म कर सकते हो, है ना। आप गर्म करोगे तो अंदर की गैस गर्म हो सकती है। समझ आती है आप लोगों को? फिर उसके बाद ये जो ढक्कन है हो सकता है ऊपर उठ जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो होने को तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट हम जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ते स्पेसिफिकली, और मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ लिमिटेड प्रोसेस पे ही डील करें। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने डिफरेंट नाम सुने होंगे। आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल होता है, आइसोकोरिक होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। लेकिन ये सारे प्रोसेस वो प्रोसेस हैं जिनको हमें इस चैप्टर में इन डेप्थ स्टडी करना है। यूं प्रोसेस रैंडम भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने धीरे धीरे इसको उठाया हो, या हो सकता है कि आपने
ये पूरा कंटेनर बर्स्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, देयर में बी मेनी रैंडम प्रोसेसेस, बट हम कुछ सिलेक्टेड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में कुछ रैंडम प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। रैंडम प्रोसेस को थर्मोडायनामिक्स में नाम दिया जाता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएबल प्रोसेस, मतलब कुछ तो भी प्रोसेस। समझ आती है बात आपको? तो हम कुछ सिलेक्टेड प्रोसेस भी बारे में बात करेंगे और कुछ वेरिएबल प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो सिंपल प्रोसेस, अब हम डायरेक्टली देखिए, बहुत सारी छोटी छोटी बातें बच्चों यहां डिस्कस करने के लिए और भी होती हैं, बट मैं उनको स्किप कर रहा हूं, सीधे हम पॉइंट पर आ रहे हैं। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोसेसेस पे कि किस किस टाइप के प्रोसेस जो हैं अपन पढ़ना चाहते हैं। चलिए, सो नंबर 1 सबसे सिंपल प्रोसेस जो है हम ले लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से समझ में आता है, आइसो मतलब होता है सेम और थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर T इज इक्वल टू क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब डेल्टा T का वैल्यू क्या हो? 0, या dt कहूं। dt क्या होता है बच्चों? छोटा टेम्परेचर का चेंज, ये भी क्या हो? 0। मतलब आप इमेजिन कीजिए वो कंटेनर जिसकी हम स्टडी कर रहे थे, उसका टेम्परेचर क्या रखना है हमें? कांस्टेंट। अब बताइए टेम्परेचर कांस्टेंट रखने से क्या होता है? KTG आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि एक आइडियल गैस की बात करें हम यदि, तो आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। याद है आप सभी को इंटरनल एनर्जी कितना होता है भाई? बताओ, F/2 nRT। क्या याद है सभी को? तो ये जो है, ये क्या चीज है? ये किसी बॉडी का इंटरनल एनर्जी होता है जो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो यदि बॉडी का टेम्परेचर, ये हमारे सिस्टम का टेम्परेचर यदि कांस्टेंट हो, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। जब टेम्परेचर बदला ही नहीं तो बॉडी का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकता। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई सिस्टम का टेम्परेचर यदि कांस्टेंट हो तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकता। चलिए, तो ये बात रही सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बच्चों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चंस डील करेंगे ना, तो आपको वहां पर कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा जिसको बोलेंगे वेरी स्लो प्रोसेस। तो जब वेरी स्लो प्रोसेस लिखा हुआ हो तो उसे आपको क्या कंसीडर करना है? आइसोथर्मल। अब ऐसा क्यों बच्चों? इमेजिन कीजिए कि सेम वही कंटेनर है ना, उसको आप कंप्रेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंप्रेस, लेकिन बहुत स्लोली कंप्रेस कर रहे हो। तो बताइए उससे क्या होगा? भाई आप उसको कंप्रेस करोगे तो आपने सिस्टम में वर्क डन किया, तो भाई अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, लेकिन आप उसको इतना स्लो कर रहे हो कि उस सिस्टम से टेम्परेचर डिसिपेट, एनर्जी डिसिपेट होने का बहुत सारा समय मिल गया। तो जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। क्या बात समझ में आती है आप सभी को? वेरी नाइस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को लैंग्वेज में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि वेरी स्लो प्रोसेस। तो ये बात रही आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोकोरिक के बारे में। आइसोकोरिक या फिर इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस। बच्चों मेट्रिक का मतलब क्या होता है? मेट्रिक का मतलब होता है डायमेंशन। क्या होता है? डायमेंशन। और आइसो मतलब मैं आपको बता चुका हूं सेम। इसका मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कंटेनर का डायमेंशन क्या हो? सेम। अरे यार, डायमेंशन यदि सेम है इसका मतलब प्रोसेस कौन सा होगा? अरे जिसमें वॉल्यूम क्या रखा गया है? कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जिसमें v का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो। v कांस्टेंट मतलब डेल्टा v विल बी 0, या dv ये क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। क्या बात समझ में आती है? अब यदि सिस्टम का वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो इस केस में भाई मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, एग्जाम्पल देके समझाता हूं इस बात को मैं आपको। एक बार मैंने कंटेनर लिया और उसको मैंने नीचे से हीट किया। अब सिस्टम का वॉल्यूम सेम है, तो मुझे बताइए जो अंदर गैस है उसने कोई सा भी वर्क डन किया क्या? अरे भैया, वर्क डन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि गैस एक्सपांड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है आप सभी को? तो जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है या चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है तो इस केस में क्या होता है? सिस्टम में वर्क डन 0 होता है। क्या 0 होता है? वर्क डन। लास्ट में जब मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस समझाया था तो मैंने बताया वहां चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है, और आइसोकोरिक प्रोसेस में कौन 0 होता है? वर्क डन 0 होता है। चलिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में अभी इतनी बातें। फिर उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस। बच्चों आइसोबारिक, बार आपको पता है क्या है?
बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब यहां पर कौन कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब चेंज इन प्रेशर डेल्टा P विल बी जीरो, या फिर छोटा चेंज मतलब dP विल ऑल्सो बी जीरो, मतलब सिस्टम का प्रेशर आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इमेजिन करते हैं थोड़ा सा, आपने कंटेनर लिया, कंटेनर को नीचे से आप गर्म कर रहे हो, अब गर्म कर रहे हो आपको, भाई यदि प्रेशर कुकर की मैं बात करूं, उसको अपन पूरा पैक रखते हैं, अब नीचे से गर्म करते हो तो अंदर प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि अंदर का प्रेशर ना बढ़े, मतलब वो कौन से प्रोसेस से काम करे, आइसोबारिक प्रोसेस से काम करे, तो क्या करना पड़ेगा बताओ मेरे को यार। जो ऊपर का ढक्कन है उसको फ्री टू मूव रखो, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि भाई वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा और अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता जाएगा, वो बैलेंस करता जाएगा, मतलब प्रेशर क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट रहेगा प्रेशर। बात समझ में आती है आपको? तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम को बढ़ते रहने देना पड़ेगा। क्लियर है सभी को, आप सभी को? तो देखिए ये सिस्टम मैंने इमेजिन करा है और इस सिस्टम में मैं यहाँ से हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि जो आपने हीट सप्लाई बाहर से किया है वो ये गैस एक्सपांड होगा, तो गैस कुछ वर्क डन करने वाला है और उसका कुछ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा, है ना। तो मैं आपको इस हीट डायनामिक्स को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो भी यहाँ पर मैं और ज़्यादा डिस्कस इसमें नहीं करता हूँ। सबसे लास्ट जो प्रोसेस आता है उसको अपन बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। हाँ जी, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या है बच्चों, जिस सिस्टम को आप इमेजिन कर रहे हो, है ना, वो सिस्टम जो है पूरा का पूरा आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड, मतलब आपने चारों तरफ थर्मस देखा है आपने, थर्मस जैसा, जिसमें चारों तरफ से इतना पैकिंग हो कि उस सिस्टम में से ना तो हीट और ना तो मास या सबस्टेंस स्केप कर सके, मतलब हीट भी बाहर नहीं निकल पा रही है, आपने इतने अच्छे से उसको बांध के रखा है, बंद करके रखा है, तो इसे सिस्टम को अपन बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। समझ आती है बात? तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि भाई देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो बताइए इस केस में Q जो है वो क्या होगा, जीरो, मतलब कोई हीट एक्सचेंज हुआ ही नहीं, तो देन हीट का वैल्यू विल बी जीरो। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। और बच्चों मैं आपको बाद में एडियाबेटिक प्रोसेस फिर से एक बार डील करूंगा, बट मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में PV का पावर गामा जो होता है ये कांस्टेंट होता है। अब ये गामा क्या चीज़ है भैया, ये है आपका एडियाबेटिक कांस्टेंट। क्या है बच्चों, एडियाबेटिक कांस्टेंट, ठीक है। और किसके बराबर होता है ये, CP/CV के बराबर होता है। अलग अलग टाइप के गैसेस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है, मैंने कहा आपको हम बाद में डिस्कस करेंगे फिर से। तो यहां पर देखिए मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है टोटल 4 प्रोसेस के बारे में। चलिए एक और प्रोसेस मैं यहां पर लिख देता हूं जिसको बोलते हैं रैंडम प्रोसेस, है ना। इसका नाम क्या है भाई, रैंडम प्रोसेस। क्या है बच्चों, रैंडम प्रोसेस, या इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल प्रोसेस, वेरिएबल प्रोसेस, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इट्स पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मैंने ये ऊपर की 4 कंडीशंस आपको पढ़ाई कोई फॉलो ना होती है, मतलब कोई सा भी XYZ एक रैंडम प्रोसेस हम यदि उस सिस्टम में कर रहे हैं तो अपन ऐसे डील करेंगे। बच्चों ये भी एक बड़ा डिटेल डिस्कशन है, होना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो मैं बाद में क्वेश्चन वाले सेशन में अलग से मैं इस टॉपिक को ले लूंगा। ओके, तो फॉर नाउ अभी फिलहाल आप बस सिर्फ 5 पॉइंट को देखें। नंबर 1, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो। बच्चों मैंने कहा इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नॉट इंटरनल एनर्जी, दोनों में डिफरेंस है भाई। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मान लीजिए 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो अभी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी तो होगा, ये बात श्योर है। और यदि मैंने टेम्परेचर को चेंज किया तभी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज जीरो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस, फिर जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक मतलब जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब जिसमें Q जीरो मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा बच्चों एक और पॉइंट इसमें कि एडियाबेटिक प्रोसेस आर वेरी फास्ट प्रोसेस, है ना। कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए वेरी फास्ट प्रोसेस, मतलब वो किसके बारे में बात चल रही है, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। क्यों, क्योंकि इमेजिन करिए आपने किसी प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया, क्या होता है कि सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होने में थोड़ा सा समय लगता है, और यदि आप बहुत तेज उस प्रोसेस को करोगे, बहुत तेज बहुत फास्ट उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो टाइम नहीं रहेगा ताकि सिस्टम और हीट के बीच, सॉरी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर हो पाए, है ना। तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, उसको भी हम क्या मानते हैं, एडियाबेटिक मानते हैं।
चलिए, तो यहां पर आपको प्रोसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं सारे प्रोसेसेस में वर्क डन क्या होता है। सारे प्रोसेसेस में वर्क डन क्या होता है भाई, गैस वर्क डन कब करता है। ठीक है, चलिए आ जाइए, एक सिस्टम इमेजिन करते हैं बच्चों, है ना। देखिए इधर पर एक कंटेनर लिया हमने, है ना, एक कंटेनर लिया, ये है कंटेनर का पिस्टन, ये कंटेनर है पूरा इधर से पैक है, ऊपर ये देखिए ये जो है कंटेनर के ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अभी यहाँ इसका वॉल्यूम V1 है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मान लो गैस एक्सपांड हो गई, गैस एक्सपांड हो गई, है ना, और वॉल्यूम जो है V2 हो गया। मतलब मान लो कि ये है ना dx ऊपर खिसक गया, क्लियर है, dx ऊपर खिसक गया। तो मुझे बताओ इस गैस ने वर्क डन किया कि नहीं किया। अरे गैस धक्का देके इस पिस्टन को ऊपर ले गया, अरे ले गया कि नहीं ले गया, है ना। हमें गैस का प्रेशर मालूम है, तो बताइए क्या आप निकाल सकते हो वर्क डन कितना हुआ। अरे फिजिक्स का वो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर याद कीजिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन बाय एनीथिंग कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है आप सभी को। अच्छा, एक और पॉइंट बताया था कि जब फोर्स कांस्टेंट ना हो तो होता है एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रल। अरे बताया था बच्चों, याद करके देखो, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रल, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था कि फोर्स यदि कांस्टेंट हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स यदि वेरिएबल हो तो एफ डॉट डी एक्स होता है, मतलब x1 से लेकर के x2 तक, इस टाइप से बताया था मैंने आपको। सेम इसी प्रोसेस से मैं यहाँ पर क्या निकालने जा रहा हूँ कि भाई गैस ने कितना वर्क डन किया। तो यार मुझे फाइंड आउट करना है गैस ने कितना फोर्स लगाया होगा। तो बताइए, हमें गैस का प्रेशर पता है और इस पिस्टन का शायद एरिया भी पता है, तो मुझे बताओ क्या हम निकाल सकते हैं फोर्स कितना होगा। बताइए, प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। चलिए यहाँ पर पुट करते हैं इसको, प्रेशर इंटू एरिया डॉट डी एक्स का इंटीग्रल। क्या बात समझ में आती है आप सभी को। देखो प्रेशर को इधर ले लो, ए डॉट डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, एरिया। समझना मेरी बात, ये वाला लेंथ जो है बच्चों ये है dx, ये वाला जो वैल्यू ये dx है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन a है। तो मुझे बताइए लेंथ इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, p डॉट डी का वॉल्यूम। समझ में आई बात, p डॉट डी, किस वॉल्यूम से किस वॉल्यूम तक एक्सपांड हुआ, v1 से लेके v2 तक। तो हमें वर्क डन मिल गया, वर्क डन, एक गैस एक्सपांड हुआ v1 से लेकर के v2 वॉल्यूम तक, है ना। V1 से लेकर, एक्सपांड होने की जरूरत नहीं है, गैस का वॉल्यूम चेंज हुआ, कहां से कहां, V1 से लेकर V2 तक। तो वर्क डन बाय गैस विल बी कितना हो जाएगा, P डॉट डी का इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इस बात को ध्यान में रखिए। कई बार आप गलती करते हैं, आप क्या करते हैं, वो रट लेते हैं चीज़ों को। आप क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन को रट मारते हैं लाइन से, लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, एक बार इस बात को आप यदि समझ गए ना तो फिर कल्याण हो जाएगा और आपको कभी भी वर्क डन को रटना नहीं पड़ेगा। स्टिल मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप याद रखें तो अच्छा होता है। कई बार जब हम फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, तो फॉर्मूला यदि याद हो तो बहुत बेटर होता है, हमें याद आ जाती है चीज़ें, हमको बार बार दिमाग लगाना नहीं पड़ता, समय बचता है। तो आप याद तो करेंगे ही, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आप इस चीज़ को ध्यान रखें, किसी भी प्रोसेस में वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय गैस विल बी P डॉट डी का इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2 एंड दिस फॉर्मूला इज valid for any process. Always remember this formula is valid for any process. What? P dot dv का इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2। बहुत बढ़िया, ये हमने वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला निकाला। अब आइए एक एक करके सारे प्रोसेस को लेते हैं और फिर हम वर्क डन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 मुझे बताइए आइसोकोरिक प्रोसेस का। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या था, याद करो, जिसमें वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट। अरे V क्या था, V था कांस्टेंट, बच्चों बता चुका हूं। अबे जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन होगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो वर्क डन विल बी 0, खेल ही खत्म हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस में तो याद रखिएगा आइसोकोरिक प्रोसेस का क्या होता है, आइसोमेट्रिक भी नाम है इसका। अरे क्या वर्क डन होगा, 0। नेक्स्ट प्रोसेस का नाम अपन है, इसका नाम है आइसोबारिक प्रोसेस। बार मतलब प्रेशर, आइसो मतलब सेम, मतलब क्या, प्रेशर जो है कांस्टेंट है। एक भाई अब ये कंटेनर इमेजिन करा आपने, इस पे कुछ ऐसा मूवमेंट चल रहा है, ऐसा प्रोसेस एक्सपांड हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, इसका वॉल्यूम जो है V1 से चेंज होकर V2 हो गया, क्लियर है। तो हमें निकालना है वर्क डन कितना हो। तो मैंने कहा एक फॉर्मूला सबको, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, P डॉट डी का इंटीग्रल फ्रॉम V1 से लेकर के V2 तक। बच्चों बताइए, इसका प्रेशर कांस्टेंट है और कोई भी वैल्यू जो कांस्टेंट हो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, जब बाहर आ जाएगा तो dv का इंटीग्रल फ्रॉम V1 से V2। अब बताइए dv का इंटीग्रल क्या होता है, v क्या होता है, v
v और लिमिट कहाँ से कहाँ, v1 से लेकर के v2 तक। तो बताइए जब भी लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो p v2 माइनस v1, इसका मतलब p डेल्टा v। वेरी नाइस। तो वर्क डन कितना हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस में p डेल्टा v। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, p डेल्टा v, और यूं कहें p v2 माइनस फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। क्या बात समझ में आता है? यदि गैस एक्सपांड हुआ, यदि गैस एक्सपांड हुआ है ना, तो गैस ने धक्का मार के उसको ढक्कन के ऊपर उठाया, वर्क डन गैस ने किया। क्लियर है आप सभी को? तो इस केस में यदि एक्सपांशन चल रहा है तो v2 बड़ा हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और यदि कंप्रेशन चल रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हुआ? एक्सपांशन में फाइनल वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्लियर है, और कंप्रेशन में फाइनल वॉल्यूम कम हो जाता है। जब हम चेंज निकालेंगे तो यदि कंप्रेशन हुआ होगा तो चेंज विल बी नेगेटिव। क्लियर है? बस केमिस्ट्री और फिजिक्स में बच्चों वर्क डन में यही एक लोचा है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा होता है, और केमिस्ट्री वाले सर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर आपको किस तरीके से डील करना है। बात एक ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा। चलिए अब एक बात बताओ कि क्या आपको आइडियल गैस इक्वेशन याद है? PV इज इक्वल टू nRT, याद है सभी को? तो मुझे बताओ यदि प्रेशर कांस्टेंट है, यदि मैं P डेल्टा V का बात करूं, तो क्या NR डेल्टा T के बराबर हो जाएगा ये वैल्यू? तो इसका मतलब वर्क डन का एक और वैल्यू हमें मिल गया, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा, P डेल्टा V और NR डेल्टा T। वेरी नाइस, है ना? तो ये आपको वर्क डन मिल गया आइसोबारिक के केस में। तो जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ना और एक बार रिकग्नाइज करना है कि वो कौन सा प्रोसेस है, और यदि आपको वो आइसोबारिक प्रोसेस मिल जाता है तो वर्क डन आप सीधे फॉर्मूला पुट कीजिए इस केस में, कितना वर्क डन कितना हो जाएगा, P डेल्टा V और NR डेल्टा T। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या कांस्टेंट भाई, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? टेम्परेचर कांस्टेंट। ये भाई एक कंटेनर है और हमने कुछ ऐसी व्यवस्था करी हुई है जिसमें टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है। यूं कहूं प्रोसेस को बहुत स्लोली अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो भाई कैसे निकालेंगे वर्क डन, मैंने आपको बताया फॉर एवरी प्रोसेस, है ना? ये जो इक्वेशन है वो हमेशा वैलिड होता है। वर्क डन इज इक्वल टू P डॉट dV इंटीग्रल फ्रॉम V1 से लेकर के V2। तो भाई सिंपल ही है यार, करना क्या है, करना बस इतना सा है, आप इक्वेशन पुट कीजिए PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ P का वैल्यू निकालिए, है ना? P का वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, P विल बी nRT बाय V, और बस यहाँ P का वैल्यू पुट कीजिए तो वर्क डन विल बी nRT बाय V। तो मैं 1 बाई V डॉट dV लिखूँ, इंटीग्रल फ्रॉम V1 से लेकर के V2 तक। बात समझ में आती है सभी को? बस खेल ही खत्म हो गया, कांस्टेंट तो बाहर आ ही गए थे। 1 बाय, इधर देखिए बच्चों थोड़ा मैथमेटिक्स, बाय dx का इंटीग्रल क्या होता है सभी को याद होना चाहिए, इट इज log बेस EX। क्लियर है? तो यहां पर भी 1 बाई V डॉट dV का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, nRT इंटीग्रल तो यहां पर हट गया, इट विल बिकम log बेस EV, और लिमिट से कहां, V1 से लेकर के V2 तक। क्लियर है? अच्छा अब मुझे बताइए कि हम लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, log बेस E V2 माइनस log बेस E V1। अरे ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको log का ये फॉर्मूला भी याद होगा भाई कि log A माइनस log B का मतलब होता है log A बाय B। याद आया? तो बस यहाँ पर आपको पुट करना है nRT log बेस E V2 बाय V1। तो ये आपका वर्क डन आ गया बच्चों। और यहाँ पर log बेस E को log बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303 nRT, तो क्या आ जाएगा log बेस 10 V2 बाय V1। ये आपको मिल गया वर्क डन। अच्छा कितना शानदार है, देखिए ये कितना बढ़िया सा फॉर्मूला मिला। आपको क्वेश्चन पढ़ना और रिकॉग्नाइज करना है। यदि आपको कहीं से भी ये क्वेश्चन पढ़ के ये फील हुआ कि भाई ये प्रोसेस है आइसोथर्मल, तो फट से आप क्या करोगे, आप वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। आपको यदि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पता है तो बस यहाँ V2 बाई V1 रखिए, NR का वैल्यू रखिए, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N इज नंबर ऑफ मोल्स और T इज टेम्परेचर। बच्चों याद रखना कि यहाँ आपको टेम्परेचर जो है वो हमेशा केल्विन में पुट करना है। क्लियर है? जब भी बच्चों टेम्परेचर को लेकर के एक इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्परेचर जब आपको नेकेड टेम्परेचर है तो वहां पर आपको उसको हमेशा केल्विन में रखना है, बट यदि चेंज इन टेम्परेचर है तो आप उसे जो है डिग्री सेल्सियस में भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम होता है। यदि मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर है तो 10 केल्विन का भी चेंज होगा वहां पर।
क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर बच्चों कई बार आपको है ना सिस्टम में क्या गिवन होगा, इनिशियल और फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम गिवन नहीं होगा, आपको इनिशियल और फाइनल प्रेशर गिवन भी हो सकता है कि भाई सिस्टम का प्रेशर पहले इतना था और बाद में इतना हो गया, तो मुझे बताइए कितना वर्क डन है। यदि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो क्या करना है, देखिए हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन कांस्टेंट है, हमें पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू nRT, n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो भाई कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, हुआ कि नहीं, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताओ यदि मैं V1 को इधर लेके आ जाऊं तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है इस वैल्यू की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, P1 बाय P2। तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला बन जाएगा 2.303 nRT log बेस 10 P1 बाय P2। वेरी नाइस, क्लियर। तो यहाँ पर आपको आइसोथर्मल कंडीशन में दो फॉर्मूले मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया। फिर आता है बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, फिर आता है यहां पर फोर्थ प्रोसेस, अपन बात करते हैं फोर्थ प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन जो है यहां मैं निकाल सकता हूं, बट वो वर्क डन का फॉर्मूला यूज नहीं आता है। मैं आपको कुछ देर बाद जब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा दूंगा उसके बाद में मैं वापस से एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन के बारे में आऊंगा, है ना, तो तब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी फॉर नाउ इसको हम थोड़ा स्किप कर रहे हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट आते हैं, कोई भी रैंडम प्रोसेस की बात हो, रैंडम प्रोसेस या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं, या फिर एक वेरिएबल प्रोसेस के बारे में बात करूंगा, तो मैंने आपको बताया फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेस, है ना, जो वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है P.dv का इंटीग्रल फ्रॉम V1 से लेकर V2 तक, दिस इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ केस। क्लियर है। अब बच्चों एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या रहता है, एरिया अंडर द कर्व। मान लीजिए P.dv है, तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, P और V कर्व मैं यदि यहाँ पर ड्रॉ करूँ, है ना बच्चों, मान लीजिए ऐसा कुछ ग्राफ आया, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है V1 से लेकर के V2 तक जो है गैस यहाँ पर ऑब्वियसली दिख रहा है, एक्सपांड हो रहा है, क्लियर है। तो इस एक्सपांशन के केस में जो है आपको क्या वर्क डन मिलेगा बच्चों, P.dv है, P और V कर्व है, तो भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर दी कर्व। तो ये पूरा जो इस कर्व के अंदर जो जितना भी एरिया होगा दैट विल बी वर्क डन इन दिस रैंडम प्रोसेस। समझ में आती है बात आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों ये रैंडम और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे मैं फिर से एक बार डिटेल में जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल में वहां पर एक बार फिर डिस्कशन कर लूंगा। तो फॉर नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लीजिए एक साइक्लिक प्रोसेस आपको गिवन हो, है ना, 6 नंबर वर्क डन हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या, जिसमें जिस स्टेट से वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वापस घूम के उसी स्टेट पर आ जाए, है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस, है ना, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर ये मैं एक पीवी कर्व बनाता हूं एक साइक्लिक प्रोसेस का, यू और यू। मान लीजिए प्रोसेस है ABC, पहले ऐसा ऐसा और ऐसा, A से B गया, B से C आया और फिर C से वापस A आया। तो अब भाई मुझसे पूछे कि भाई वर्क डन बताइए ऑफ दिस साइक्लिक प्रोसेस, तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, दिस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस कंप्राइजेस ऑफ प्रोसेस A to B, B to C एंड देन C to A, है ना। तो वेरी सिंपल बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन फ्रॉम A to B, A से B प्रोसेस में जो वर्क डन हो उसको ऐड कर दो, प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to A, सारे इंडिविजुअल वर्क डन को आप एड अप कीजिए तो आपको जो है टोटल साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन मिल जाएगा। अब आ जाओ जरा बच्चों इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मुझे बताओ A से B तक किस टाइप का प्रोसेस है यार, पीवी कर्व स्ट्रेट लाइन है, किस टाइप का प्रोसेस है ये। देखिए प्रोसेस कैसा भी हो, मैंने आपको जस्ट 1 मिनट पहले मैं आपको एक रैंडम प्रोसेस के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था एरिया अंडर द कर्व। तो मुझे बताओ A से B का यदि आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो क्या A से B के अंडर ये जितना भी एरिया है क्या ये पूरा A से B का वर्क डन हो जाएगा? अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही। तो इस वर्क डन का क्या साइन होगा बताओ, A से B में ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क एक्सपांशन चल रहा है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ A से B प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव है। B से C किस टाइप का प्रोसेस है बच्चों, देखो B और C प्रोसेस में क्लियर कट दिख रहा है कि B से C प्रोसेस में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वर्क डन विल बी 0। तो B से C प्रोसेस का वर्क डन 0 है। फिर C से A प्रोसेस बताइए, इसका वर्क डन जो होगा
क्या वो अंडर द ग्राफ ये वाला पोर्शन होगा? समझ में आई बात? ये वाला पोर्शन इसका वर्क डन। लेकिन इस बार सी से ए प्रोसेस में वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब ये कंप्रेशन चल रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वर्क डन नेगेटिव। मतलब जब आप सारे प्रोसेस का वर्क डन आप एड अप करोगे तो क्या होगा? बी से सी का तो वर्क डन 0 ही है। आप इस पूरे पार्ट में से, एरिया में से इतना सा एरिया डिवाइड कर दो, तो बेसिकली यहां पर एक बात जो समझ में आई, कौन सा एरिया यहां पर आ रहा है? एरिया आ रहा है जो इस ट्राइंगल के अंदर है, ये वाला एरिया जो है यहां पर ये आया। सिर्फ समझ में आती है बात आप सभी को? सिर्फ ये वाला एरिया जो है आ रहा है। इसका मतलब वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया अंडर दी कर्व, अंडर दी कर्व। इस पूरे कर्व के अंदर जो एरिया है, सॉरी इसको मैं ऐसा लिखूं, नॉट अंडर, इसको मैं ऐसा लिखूं इनसाइड दी कर्व। समझ में आई बात? इस कर्व के अंदर जितना एरिया है दैट विल रिप्रेजेंट दी वर्क डन। क्लियर है? अब बच्चों एक और छोटी सी बात इसमें इनपुट ये है, या यदि ये एक साइक्लिक पीवी कर्व आपको गिवन है, ध्यान से देखना होगा आपको क्वेश्चन में, पीवी कर्व यदि गिवन है और पीवी कर्व में प्रोसेस यदि क्लॉकवाइज है ना, यदि प्रोसेस कैसा है? क्लॉकवाइज है। यदि क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्लियर है? यदि आपको पीवी कर्व गिवन है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ये पीवी कर्व गिवन है तब की बात है, मान लीजिए आपको वीपी कर्व गिवन है तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल उल्टा ले लीजिए, क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क डन, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है? तो कुल मिला के वर्क डन मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। वर्क डन में मैंने आपको बताया आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में 0 होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में पी डेल्टा वी और एनआर डेल्टा टी होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होता है? 2 फॉर्मूले बताए मैंने, वर्क डन 2.303 एनआरटी लॉग बेस 10 v2 बाई v1, और दूसरा फॉर्मूला इसका 2.303 एनआरटी लॉग p1 बाय p2, लॉग बेस 10 ना भूलें प्लीज। हाँ चलिए, फिर एडियाबेटिक प्रोसेस मैंने आपको बताया, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिर मैंने आपको रैंडम प्रोसेस में बताया कि एरिया अंडर द कर्व होता है, क्लियर, या फिर पी डेल्टा वी होता है हमेशा यदि ग्राफ गिवन है तो। अच्छा, और ग्राफ हमेशा पीवी कर्व ही होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको साइक्लिक प्रोसेस में बताया कि हमेशा सारे प्रोसेस का सम होगा, और सारे प्रोसेस का सम करेंगे तो एरिया इनसाइड द कर्व आता है। फिर मैंने बताया कि यदि क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। यदि पीवी कर्व गिवन है, और कई बार यदि वीपी कर्व गिवन होता है तो उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो ये जो है यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है पूरा वर्क डन को लेकर के जितना भी डिस्कशन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्लियर है? कुछ बच्चों वर्क डन से रिलेटेड कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो बिल्कुल हम एमसीक्यू बेस्ड डिस्कशन करेंगे उस लेक्चर में। क्लियर है? तो अभी फिलहाल हम जस्ट बेसिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ पढ़ने वाले हैं। जीरोथ लॉ, क्लियर है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों 3 लॉ हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ समझना बच्चों बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। मान लीजिए एक ये बॉडी है ए और एक ये बॉडी है बी, ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब जी का होता है भैया थर्मल, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? तो सुनिए अब ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। एक बॉडी है, मैं थोड़ा अलग से ले लूँ, मान लो P है और दूसरा बॉडी है Q, क्लियर है? इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है? तो मुझे बताइए कि हीट का ट्रांसफर, ये ठंडा है और ये वाला गर्म है, तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? ऑब्वियसली दोनों को चिपका के रखोगे तो जो हॉटर बॉडी है उससे कोल्डर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यदि दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस, तो इन केस क्या होगा? इन केस बताइए हीट का फ्लो होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हीट का फ्लो तो होता ही रहता है, लेकिन अच्छी बात यह है जितना हीट Q से P की तरफ आएगा उतना ही हीट P से Q की तरफ भी जाएगा। मतलब यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, दोनों के बीच में इक्वल फ्लो ऑफ हीट। क्लियर है? फ्लो ऑफ हीट बंद नहीं होता है लेकिन बराबर हो जाता है। तो ये दो बॉडी है A और B, ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फिर एक थर्ड बॉडी है C, तो A और B और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि A और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ये बात फॉर श्योर है। क्लियर? तो भाई जीरोथ लॉ का सिर्फ इतना सा ही स्टेटमेंट है।
आपको यदि थोड़ा और समझना है तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए। बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं पर भी आपको लगे कि स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो हमारे ऐप में स्पीड को स्लो करने का ऑप्शन है, तो आप स्पीड स्लो करके पढ़ सकते हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड स्लो है तो आप उसको फास्ट करके भी पढ़ सकते हैं बच्चों, टाइम बचाने के लिए। हाँ चलिए, उसके बाद आते हैं अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों और वेरी बेसिक। मैं तो कहता हूं कि यार इससे शानदार कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इतना प्यारा स्वीट सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से आप समझोगे उसको। मैंने आपको फर्स्ट दिन कहा था कि फिजिक्स सिर्फ दिमाग का टॉपिक नहीं है, फिजिक्स दिल का टॉपिक है। दिल और दिमाग को थोड़ा सा मिला के पढ़ोगे तो फिजिक्स पक्का समझ में आएगा, फॉर श्योर, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, ये कहता है भैया। अरे यार सर ये तो बुक में भी लिखा हुआ मिल जाता है, समझ में क्या आया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा दिल से समझना। ले भाई एक कंटेनर लो, है ना, ये लगा हुआ इसमें एक पिस्टन, कंटेनर है, पिस्टन है ना, कंटेनर है, पिस्टन है। मैंने इसको भाई आग पे रखा हुआ है, तो क्या हो रहा है भाई, बहुत सारा हीट जो है सिस्टम को सप्लाई हो रहा है। अब इतना सारा हीट का जो डायनामिक्स है, इतना सारा हीट वो गया कहाँ, वो हीट कहाँ गया बच्चों, कुछ हीट तो भाई, अब गैस भरी हुई अंदर, नीचे से गर्म करोगे तो भाई गैस गर्म हो जाएगी, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा मतलब गैस का इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गया। इंटरनल एनर्जी बढ़ना मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, क्लियर है। तो भाई गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। तो नंबर 1 गैस का यूटिलाइजेशन, गैस ने जो हीट अपन ने बाहर से सप्लाई की उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया, नंबर 1 तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिया। और नंबर 2 क्या करेगा, अब समझना कि ये पूरा मैंने फ्री टू मूव रखा हुआ है पिस्टन, अब अंदर गैस बहुत भर गई है और बहुत प्रेशर बढ़ गया, तो क्या होगा मुझे बताओ, ये कंटेनर का ढक्कन ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। अरे प्रेशर कुकर में ऐसा ही तो होता है। तो क्या होगा कि गैस ने इस पिस्टन को ऊपर उठाने में वर्क डन किया। तो कुल मिला के कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि जो हीट आप इस सिस्टम को सप्लाई करते हो, सिस्टम 2 तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करता है। नंबर 1 करता है अपना इंटरनल एनर्जी को रेज करने में, और नंबर 2 क्या करता है, वर्क डन करने में। तो जितना हीट आपने, मैं उसको डेल्टा क्यू लिख लेता हूँ, क्यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम विल बी यूटिलाइज एज इंक्रीज इन और चेंज इन भाई इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस। क्या बात समझ में आ रही है, क्या क्लियर है सभी को, आप लोगों को ये बात क्लियर। चलिए तो एक इमेजिन करते हैं, एक छोटा सा एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा बच्चों, है ना। एक सिनेरियो छोटा सा इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आपने जो है इस सिस्टम को बाहर से जो है 10 जूल हीट सप्लाई करा, क्लियर है। तो क्या होना चाहिए, कुछ इंटरनल एनर्जी में जाना चाहिए और कुछ जो है गैस को एक्सपांड करने में, वर्क डन में जाना चाहिए। लेकिन मान लो आप है ना, बाय दिस टाइम along with this supply of 10 जूल आप क्या कर रहे हो, इसको कंटेनर को पर कंप्रेस कर रहे हो। मतलब आपने क्या किया, वर्क डन ऑन द गैस कर दिया। इस बार गैस ने वर्क डन नहीं किया, वर्क डन ऑन द गैस हो गया, मतलब इस बार वर्क डन नेगेटिव हो गया, क्लियर है। मान लो आपने वर्क डन कर दिया 5 जूल्स का, तो आपने सिस्टम को 2 तरीके से एनर्जी दे दी, एक तो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में और दूसरा 5 जूल के वर्क डन के फॉर्म में। तो बताओ क्या होगा, क्या होगा, इसका इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 10 जूल प्लस 5 जूल विल बी 15 जूल। तो इंटरनल एनर्जी कितने से बढ़ जाएगा, 15 जूल्स में से। बात समझ में आती है आपको। अच्छा अब थोड़ा इसको मैं इस फॉर्मूला से रख के सॉल्व करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा साइन कन्वेंशन मालूम होना चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले क्यू के बारे में बात करते हैं। क्यू यदि, समझना मेरी बात, क्यू यदि सप्लाइड टू द सिस्टम है, सप्लाइड टू द सिस्टम है, मैंने सिस्टम को सप्लाई किया तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, तो यहां पर जो है Q विल बी पॉजिटिव। और यदि सिस्टम सप्लाइड बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम जो है अपना ठंडा हो गया तो उसमें से एनर्जी निकल के बाहर चले गया बहुत सारा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आती है आप सभी को। दूसरा मैं यहां पर वर्क डन के बारे में बात कर रहा हूं। वर्क डन यदि डन बाय द सिस्टम, है ना, मतलब गैस पुश करके पिस्टन को ऊपर ले जा रहा है, तो यहाँ वर्क डन किसने किया, गैस ने वर्क डन किया, तो इस वर्क डन को हम बोलते हैं यहाँ पॉजिटिव। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री में वापस डिफरेंस आता है। जब वर्क डन बाय द गैस होता है तो केमिस्ट्री में उसको नेगेटिव माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं भैया, हम फिजिक्स वाले जो हैं, हम वो बेसिक जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। भाई साहब हम वर्क डन बाय द गैस पढ़ रहे हैं, तो गैस यदि धक्का मार के पिस्टन को ऊपर ले जा रहा है तो भाई
वर्क डन पॉजिटिव किया ना, गैस ने किया। चलिए फिर दूसरा, ऑन द सिस्टम, मतलब यदि मैं कंप्रेस कर रहा हूं, यदि मैं क्या कर रहा हूं, इसको कंप्रेस कर रहा हूं, यदि मैं यहां पर एक्सपांशन हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन, यदि मैं कंप्रेस कर रहा हूं तो मैंने क्या गैस को गैस पे वर्क डन कर दिया, तो यहां विल बी नेगेटिव। और फिर बात रही चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यदि टेम्परेचर रेज होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, और यदि टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको कहा कि टेम्परेचर जो है वो इंटरनल एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? चलिए, तो ये एनर्जी कन्वेंशन, तो जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया था उसको ज़रा इस फॉर्मूले पे रख के देखिए भाई। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन होता है। डेल्टा क्यू बताइए, यहाँ मैंने सिस्टम को सप्लाई किया 10 जूल, तो ये 10 जूल प्लस 10 जूल्स है ना। इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है, और वर्क डन देखते हैं। बताइए वर्क डन ऑन दी गैस हुआ कि नहीं, कंप्रेस किया, तो ऑन द गैस जब अपन ऑन द सिस्टम करते, कंप्रेशन करते, तो वर्क डन किस में होता है, नेगेटिव में होता है कि नहीं होता है बच्चों। देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव में हमने यहाँ पर पढ़ रखा है ना, तो यहाँ पर विल बी -5 जूल्स। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, उसको उधर लेके जाओगे तो डेल्टा यू विल बी -10 जूल्स, और प्लस तो कितना हो जाएगा 15 जूल्स। क्या ये बात समझ में आती है? तो मैं तो कहता हूँ बच्चों ये इतना फंडामेंटल लॉ है विच इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, कि जितना हीट सप्लाई करोगे 2 जगह यूटिलाइज होगा और कहीं पर लॉस नहीं होगा। तो ये फंडामेंटल जो है, आप इसको जस्ट दिमाग में रखो, जस्ट फ्रैंकली इसको आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। बात समझ में आती है? एक और मैं आपको सिचुएशन इमेजिन कराता हूँ। मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब चारों तरफ से पैक है, एनर्जी कहीं से भी लॉस नहीं हो रहा है। क्लियर है? एनर्जी लॉस कहीं से भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डेल्टा क्यू जो है वो दैट विल बी 0, है ना। और इस सिचुएशन में जो है गैस एक्सपांड कर गया, वर्क डन कर दिया गैस ने 5 जूल का, तो अब बताओ अपन ने हीट तो कोई सप्लाई किया ही नहीं, तो गैस एक्सपांड कैसे, उसको एनर्जी कहाँ से मिली? दिमाग लगाओ कि टोटल सिस्टम के पास एनर्जी हो सकती है तो सप्लाई से, या तो वर्क डन से, या तो इंटरनल एनर्जी। वर्क डन यदि गैस ने किया है और अपन ने बाहर से हीट सप्लाई नहीं किया, तो गैस ने अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके वर्क डन किया। ये कॉमन सेंस वाली बात है बच्चों, बिना फॉर्मूला लगाए मैं आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो। तो भाई डेल्टा क्यू 0 है, वर्क डन +5 जूल है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ? तो लगाइए फॉर्मूला जरा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू 0 है, डेल्टा यू जो है हमें निकालना है, और वर्क डन, गैस ने वर्क डन किया तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ है +5 जूल्स। अब इधर इसको देखो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी -5 जूल्स। मतलब क्या हुआ इस केस में? इस केस में क्या हुआ कि गैस ने अपनी खुद की एनर्जी कंज्यूम करी, इंटरनल एनर्जी, है ना, और गैस को एक्सपांड कराया। क्लियर? तो गैस थोड़ी ठंडी ठंडी में भाई, तो गैस का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी का यूज़ किया गया है। यही होता है किसमें, आप डीओ लगाते हो, तो जब भी आप डीओ लगाते हो उसको स्प्रे करते हो तो क्या होता है, आपको ठंडा ठंडा फील होता है कि नहीं होता है? क्यों ठंडा फील होता है? क्योंकि गैस वहाँ पर क्या होता है, कंटेनर में बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में है, तो जब आप उसको एक्सपांड करने देते हो तो गैस वर्क डन करता है। और कैसे वर्क डन करता है? अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करके। और जब गैस अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करता है, इंटरनल एनर्जी कम होती है, तो गैस ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। बात समझ में आता है आपको? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और ट्रस्ट मी इस पे से एज इट इज क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से। और जिसको अभी क्वेश्चन में यहाँ पर डील नहीं किया, मैं आपको अलग सेक्शन में जो MCQs वाला सेक्शन होगा उसमें मैं जो है क्वेश्चन को डील करने वाला हूँ। क्लियर है? तो उसको भी आप बिल्कुल देख ही लेना। चलिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अपना यहाँ जो है बेसिक जो है पोर्शन कंप्लीट होता है। अब अपन बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, है ना, हम इन तीनों चीज़ों को डिटेल में वापस से डिस्कस करने वाले हैं फॉर ईच प्रोसेस। लेकिन उसके पहले एक बार है कि हम हीट को डिटेल में पढ़ लें, है ना, हीट को हम डिटेल में पढ़ लें। जरा आ जाओ बच्चों, इसको ध्यान से देखना। हीट क्या चीज़ है भाई? मैंने आपको बताया ये कंटेनर है, और कंटेनर ने जो हीट एक्सचेंज किया, है ना, हीट इज बेसिकली नथिंग बट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हीट क्या है? एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं, इट इज अ पाथ फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन। क्लियर? तो पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट से कोई मतलब नहीं, हमें भाई किस तरीके से हमने हीट सप्लाई किया वो मैटर करता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद बच्चों दो तीन बातें आप समझना ज़रा, है ना, हीट के बारे में। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ये टर्म है ना, दो टाइप का ये हो सकता है, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दूसरा हो सकता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है? तो एक एक करके अपन समझते हैं जरा इस बात को, है ना। मान लीजिए कंटेनर को इमेजिन करते हैं अपन, एक कंटेनर को इमेजिन करते हैं। क्लियर है? कंटेनर में 1 ग्राम ऑफ गैस भरी हुई है। क्लियर है? 1 ग्राम ऑफ गैस भरी हुई है और आपने यहां पर कुछ हीट सप्लाई किया, आपने यहां पर कुछ हीट सप्लाई किया, है ना, जिससे क्या हुआ, इस 1 ग्राम कंटेंट का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। तो ये जो हीट हमने यहां सप्लाई किया ना, इसको हम बोलते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं हम? ग्राम स्पेसिफिक हीट। और ग्राम स्पेसिफिक हीट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहां कितना हीट अपन ने सप्लाई किया? ग्राम स्पेसिफिक हीट एस के बराबर। मतलब ये वो हीट है जो हमें सिस्टम को सप्लाई करना पड़ेगा, एक जिसमें 1 ग्राम मास हो और जिसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना हो। अब कंडीशन इमेजिन कीजिए, अब मेरे पास दूसरा कंटेनर है, इसमें 1 ग्राम नहीं, इसमें m ग्राम मास है। क्लियर है? और इसका टेम्परेचर मुझे रेज डेल्टा टी से करना है। तो बताइए क्या करना होगा मुझे? जब 1 ग्राम मास था, है ना, तो मेरे को s लगा था, तो m ग्राम होगा तो क्या हो जाएगा? ms लगेगा। और जब 1 डिग्री सेल्सियस से अपन को रेज करना था तब s हीट लगा था। अभी मेरे को डेल्टा टी से रेज करना हुआ तो ms डेल्टा टी। इस केस में मेरे को कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा? Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। बात समझ में आती है? तो S जो है वो क्या हो जाएगा? हीट पर यूनिट मास पर डिग्री टेम्परेचर। तो ये जो है ग्राम स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है। What is gram specific heat? Gram specific heat is heat required to supply to the system containing 1 gram of mass to raise its temperature by 1 degree Celsius. समझ में आती है बात आप सभी को? बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चों ग्राम स्पेसिफिक हीट अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। ग्राम स्पेसिफिक हीट को मैं एक डेडिकेटेड टॉपिक के बाद में उठाऊंगा, कैलोरीमेट्री, उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हमारा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट। जो हमारा मुद्दा है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? सी से। क्लियर है? आप समझना बच्चों क्या है, हमारे पास सेम कंटेनर है और इस बार कंटेनर में ग्राम्स में नहीं मोल्स में कंटेंट है। मान लीजिए 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल गैस उसके अंदर है और इसका टेम्परेचर मेरे को 1 डिग्री से रेज करना हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी सी के बराबर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट सी की डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? 1 डिग्री सेल्सियस से अपन को टेम्परेचर इसका रेज करना है। लेकिन दूसरा कंडीशन इमेजिन कीजिए कि इस बार अपने पास 1 मोल नहीं n मोल्स हैं और टेम्परेचर डेल्टा टी से रेज करना हुआ। तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 मोल के लिए C तो n मोल के लिए NC, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए C और डेल्टा टी के लिए NC डेल्टा टी। तो कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा? Q विल बी NC डेल्टा टी, NC डेल्टा टी। क्लियर है? तो ये जो है इतना हीट हमें सिस्टम को सप्लाई करना है। अब देखना ध्यान से,